दोस्तों नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता हो गया है। अब चर्चा इस बात की है कि यह समझौता अच्छा हुआ, खराब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। अब मुद्दा इस बात का है दोस्तों कि जब एक बार समझौता हो गया तो क्या आज आप उस समझौते से वापस जा सकते हैं? क्या आज भारत के प्रधानमंत्री वापस ट्रंप को जाके कह सकते हैं कि कल जो मैंने समझौता किया मेरा मूड नहीं है, मैं वापस लेना चाहता हूं? क्या यह संभव है? अब एकमात्र रास्ता यह है दोस्तों कि जो समझौता हुआ है इसका पूरा फायदा भारत की ग्रोथ के लिए, भारत की तरक्की के लिए कैसे उठाया जाए। एकमात्र ऑप्शन हमारे पास अब यही बचता है। इसी की आज हम चर्चा करेंगे कि जो समझौता हुआ है, मैं इस बात को मान के चलता हूं कि भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया होगा कि भारत के हितों को बचाया जाए। क्या सारा काम सरकार का है? अगर सरकार ही सब कुछ कर लेती तो आप और हमारी जरूरत इस समाज को नहीं होती। इस बात को भी समझना होगा। इसीलिए आज चर्चा का विषय यह रहेगा कि जो समझौता हमने किया है उसका अब पूरा लाभ भारत के हित में हम कैसे उठाएं, और यही आज चर्चा का विषय रहेगा। आज की चर्चा में जो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और जिसकी चर्चा करूंगा वो है हाउ द डील विल इंपैक्ट इंडियन इंडस्ट्री। हमारे व्यापारिक क्षेत्र पे, चाहे वो खेती हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, इससे डील में जो समझौता हुआ है उससे क्या असर पड़ेगा, ब्रीफली हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा हो या आज सुबह का वीडियो देखा हो, उसमें विस्तार से चर्चा की गई है और 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए। दूसरा, हाउ इंडिया शुड टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेड डील। अब डील तो हो गई, अब इसका फायदा कैसे उठाया जाए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, हु शुड डू व्हाट, किसको क्या करना है। क्योंकि सरकार का काम तो ट्रेड डील करना था, उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, 50% से ड्यूटी घट के 18 हो गई। अब आगे सरकार के हाथ में अब क्या है? सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब जिसको एक्सपोर्ट करना है क्या वो तैयार है? मुद्दा ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि अगर हमें ये तैयारी करनी है और समझौते का फायदा उठाना है तो हम इस काम को कैसे करें। मेरा एक निवेदन है, चाहे आप खुश हो दुखी हो, एक बार चाइना का एक्शन प्लान पढ़ लीजिए। क्योंकि WTO में साइन करने से पहले चाइना ने किस तरह से तैयारी की थी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप का पूरा जो प्लान ये था कि चाइना को WTO में लाओ ताकि चाइना के बाजार का हम पूरा फायदा उठा सकें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में अमेरिका के राजनयिकों से मिला, भारत में जो एम्बेसीज हैं, यूरोपियन और अमेरिकन एम्बेसीज, उनसे जब मैं बहुत क्लोजली काम करता था भारत के कृषि क्षेत्र को लेकर, उस समय ये बहुत सारी चीजें समझ में आती थी कि दुनिया में रणनीति कैसे बनाई जा रही है। उस समय अमेरिका का ये प्लान था कि चाइना को WTO में लाओ और चाइना का जो बड़ा बाजार है इसका पूरा फायदा उठाओ। दूसरी तरफ चाइना ये सोच के घुसा WTO में कि अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो सिर्फ अपने देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, WTO के माध्यम से अब हमें दुनिया के बाजार पे कब्जा करना है। आज 20-25 साल बाद स्थिति हमारे सामने है। अमेरिका कहां है, चाइना कहां है व्यापार के मामले में? क्या भारत नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे प्लान और हमारे यहां जो संस्थाएं हैं और जो कारोबारी हैं, क्या वो उस चुनौती के लिए तैयार हैं? मुद्दा यहां आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना को आप अपना प्रतिद्वंदी जरूर समझिए, लेकिन उससे सीखिए जरूर, क्योंकि आपका कंपटीशन भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, और यही मेरा निवेदन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, डील में क्या हुआ? डील में यह हुआ कि जो 50% ड्यूटी थी वो अब 18 हो गई। मतलब भारत को जो पहले दिक्कत आ रही थी एक्सपोर्ट करने में टैरिफ लगाने के बाद, अब कम से कम वो समस्या कम हो गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जीरो क्यों नहीं हुई। देखिए, अमेरिका का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भारत से करीब 35 से 40% ज्यादा है, क्योंकि वहां लेबर महंगी है, बाकी भी खर्चे हैं।
इसीलिए अगर आप ये कहेंगे कि भारत में कोई चीज 100 रुपए में बनती है तो वही चीज अमेरिका में 140 में बनती है। इसका मतलब अगर 100 रुपए की चीज अमेरिका जाएगी तो वो 118 में पहुंचेगी, लेकिन फिर भी वहां जो लोकल प्रोडक्शन है उससे सस्ती होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर अमेरिका का 140 रुपए का प्रोडक्ट भारत में ड्यूटी फ्री आएगा और हमारे यहां वो चीज 100 रुपए में बनती है तो फिर भी वो अमेरिकन प्रोडक्ट 140 रुपए में बिकेगा। बाकी ड्यूटी टैक्सेस को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये मान के कि जो बाकी खर्चे हैं वो दोनों देशों के बराबर। मैं इस एजम्पशन को लेकर चल रहा हूं कि उसके बाद भी भारत को फायदा है, इस बात को समझना चाहिए। कौन से सेक्टर्स को इमीडिएट फायदा होगा? जो पहले ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में कैसे ऑपरेट करना है। उदाहरण के लिए जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, अपैरल्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, कारपेट्स और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब इन्होंने पहले भी व्यापार किया था, लेकिन इनका व्यापार इसलिए कम हो गया था कि यहां पे ड्यूटी बढ़ गई थी, हम महंगे हो गए थे। अब जब ड्यूटी कम हो गई है तो अब हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और कम से कम इन सेक्टर्स को इमीडिएट फायदा हो जाएगा। इसके अलावा जो अमेरिका में जा रहा है 21% विल गेट द बूस्ट। अभी क्या हुआ, इमीडिएटली जैसे ही प्राइस कॉम्पिटिटिव हुआ सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते होंगे, तो अब हम बांग्लादेश और चाइना से जो हम पिछड़ रहे थे बिकॉज ऑफ टैरिफ, हम उस मुद्दे को अब एड्रेस कर पाएंगे। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम है भारत के लिए बाजार को वापस खोलने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको दिख रहा है कि ये सही है या गलत, स्टॉक मार्केट ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है कि ये जो सरकार ने कदम उठाया ये सही। हम राजनीति में नहीं जाएंगे कि ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि आज तक ऑपोजिशन ने कभी भी किसी भी सरकार के काम की तारीफ नहीं करी, पिछले 10-15 साल में मैंने देखा। तो वहां तो स्टेटमेंट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, इसलिए आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर मुद्दों पे वो तारीफ करें और क्रिटिसाइज करें तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन रहती है, जो हम अपने चैनल में करते हैं और आपने देखा होगा। जहां सरकार ने अच्छा काम किया हमने तारीफ करी, जहां गलत किया हमने अपने विचार रखे कि ये हमारे हिसाब से गलत है। लेकिन बहुत सारे दर्शक कहते हैं आप बुराई क्यों करते? हम बुराई किसी की नहीं करते, देश हित में जो होता है हम वही बात करते हैं। आपको पसंद आए या ना आए, हम किसी को प्लीज नहीं कर रहे हैं, बस इतना हम कहना चाहेंगे आपसे। कौन से सेक्टरों को इमीडिएटली फायदा होगा? जैसा मैंने कहा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है आपके सामने, जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, बाकी सेक्टर है, इनको भी अगर आप ध्यान से देखें कौन से ऐसे सेक्टर है दोस्त जिनमें आपको फायदा दिखेगा। अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको, उदाहरण के लिए टेक्सटाइल जिसकी हम चर्चा कर चुके, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, लेदर, श्रिम्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एप्पल फोन अब जाने लगे हैं, और भी प्रोडक्ट जा सकते हैं अगर हम ये असेंबली लाइन करें। और दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, यहां पे भी हम लोग अपना अच्छा काम कर सकते हैं। चर्चा करी कि कौन कौन से क्षेत्रों में व्यापार में फायदा होगा, लेकिन जो सबसे चिंता की बात है, जहां भारत सरकार को और हमारी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए, वो है एमएसएमई सेक्टर। क्योंकि हमें सिर्फ व्यापार नहीं करना है, हमें रोजगार भी देना है। बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन पे जाएंगी, रोबोटिक्स पे जाएंगी, सब कुछ वो ऑटोमेटिक माध्यम से करना चाहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का अगर रोजगार कोई पैदा करेगा तो वो है एमएसएमई। तो अगर सरकार बड़ी कंपनियों के ऊपर इतना ध्यान ना दे, क्योंकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, वो सक्षम हैं, वो अपना हिसाब खुद कर लेंगे, लेकिन खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है, भारत सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। किस तरह से भारत का एमएसएमई सेक्टर विदेश में अपना माल एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए एमएसएमई को तैयार करना जरूरी है। उनके पास संसाधन भी कम है, उनको मैन पावर भी नहीं मिलती और बाकी समस्याएं भी रहती हैं, तो उन पे विशेष ध्यान जरूरी है। नहीं तो इसका फायदा देश को नहीं मिलेगा, कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रह जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज बार बार आता है वो है कंप्लायंस का। आज भी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अमेरिका की एक वेबसाइट है ओएसिस करके, वहां पे एफडीए अलर्ट आते हैं, आप वहां जाइए और देखिए देशों के हिसाब से किस देश का कितना माल रिजेक्ट हुआ क्वालिटी पे। खासकर एफडीए का मतलब फूड ड्रग्स, दो चीजों को अगर हम ध्यान से देखें,
दवाइयां और खाना, यहां पे भारत का कितना रिजेक्शन होता है, किस कंपनी का होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, सारी जानकारी आपको डेट वाइज, मंथ वाइज, कंपनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज सब मिल जाएगी। और भारत सरकार को मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जिन कंपनियों के वहां पे प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं उन कंपनियों के मैनेजमेंट को बुलाइए और उनको अपना ज्ञान दीजिए कि अगली बार ये नहीं होना चाहिए। आप भारत का नाम बदनाम नहीं कर सकते, आप तैयारी करिए और यहां से जो क्वालिटी सर्टिफिकेट इश्यू होता है, अगर वो अमेरिका जाके रिजेक्ट हो जाता है तो उन सब लैब्स के ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि बहुत क्लियर मैसेज है कि यहां सब डुप्लीकेट या फर्जी क्वालिटी सर्टिफिकेट इश्यू हो रहे हैं। नहीं तो एक बंद डब्बे के अंदर पेस्टिसाइड कैसे घुस जाएगा जो भारत के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ लेकिन अमेरिका में डिटेक्ट हो गया। मशीनें तो सेम है, स्किल वही है, टेक्नोलॉजी वही है, यहां क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ और वहां क्यों डिटेक्ट हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है और सरकार को इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बात है टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, इसमें सुधार की जरूरत है। आईफोन हमने देखा कि बहुत तेजी से अमेरिका में जा रहा है। इसी तरह से जो बाकी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है भारत सरकार को एक पीएलआई स्कीम लानी चाहिए, और खासकर कंपोनेंट्स के लिए, असेंबली लाइन के लिए तो हमने पीएलआई दे दी कि आप मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहे हैं, लेकिन जब तक कंपोनेंट्स को हम मजबूत नहीं करेंगे हमारा सारा जो विदेशी अर्निंग है वो चाइना चला जाएगा। हम सिर्फ एक माध्यम बन के रह जाएंगे कि अगर हमने $1 बिलियन कमाया तो उसमें 80% चाइना के खाते में, हम सिर्फ लेबर कॉस्ट अपनी रखते हैं और बाकी चाइना को दे देते हैं। ये उचित नहीं है, इसीलिए भारत को इस पे भी काम करना होगा। अब चैलेंज क्या आ रहे हैं? चैलेंज जैसा बार बार कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर को लेकर क्या होगा। देखो, मुझे लगता है सरकार ने पूरा ध्यान रखा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि सरकार की तरफ से इस बात का भी ध्यान रखा होगा कि जो चीजें हम आयात कर रहे हैं, जैसे खाने का तेल, हम आज करीब 65 से 70% खाने का तेल आयात कर रहे हैं। काफी मात्रा में हम लोग दालें आयात करते हैं, क्योंकि जितनी भारत में खपत है हम उतना पैदावार नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम आयात कर रहे हैं, भारत में पैदा नहीं कर पा रहे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे सरकार ने ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज की होगी ताकि कंज्यूमर को सस्ता मिल जाए और किसान का कोई नुकसान ना हो। और मुझे लगता है ये जब डिटेल्स आएंगी हम उसमें एक एक करके प्रोडक्ट की भी चर्चा करेंगे कि किसका असर भारत के किसानों पे पड़ेगा और किसका नहीं पड़ेगा, ये भी हम बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत को क्या करना है। भारत को करना है सबसे पहले अपने यहाँ पे जो क्वालिटी चेक्स और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है इसको सुधारना है। हम लोग ये नहीं करते हैं। मैंने जब बात की सरकार से और एफएसएसएआई के सीईओ से, जो आईएएस ऑफिसर थे, कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी पे काम क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम ट्रेसेबिलिटी करेंगे तो बहुत सारे जो गड़बड़ हो रही हैं वो सामने आ जाएंगे, हम उनमें सुधार कर पाएंगे। तो पता है मुझे जवाब क्या मिला? इतनी ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी नहीं। क्यों? इससे हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि हमारे अधिकारी, हमारे इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं जब इतनी गड़बड़ हो रही है, या इतना जब गंदा माल हिंदुस्तान में बन रहा है तो हमारे इंस्पेक्टर और डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, हमारे पे सवाल खड़े होने लग जाएंगे। इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। ये भारत सरकार के आईएएस ऑफिसर जो एफएसएसएआई फूड सेफ्टी अथॉरिटी के सीईओ थे, उनका स्टेटमेंट था। इस बात को आप समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने सिस्टम अपग्रेड नहीं किए तो जो विदेश से माल आएगा, इस बात को समझिए आप, विदेश से भी, अमेरिका में भी जो यूज्ड मोबाइल फोन्स हैं या वहां के यूज्ड चीजें हैं, उनके ऊपर कपड़ा मार के नया स्टिकर लगा के लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे भारत में। तो जब आप डुप्लीकेट या सब स्टैंडर्ड या यूज्ड मटेरियल को भारत एक्सपोर्ट करना शुरू करोगे और उसके चेक्स और कंट्रोल्स हमारे पास नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम नहीं होगा, तब आप इस जो ट्रेड डील है इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपके यहां डंपिंग शुरू हो जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी समझना होगा। इसका मतलब यह है कि अनइवन इंपैक्ट हो सकता है और अभी भी होगा, क्योंकि सब सेक्टर्स को एक सा फायदा नहीं होगा। स्टील, एल्यूमिनियम, कुछ ऑटो कंपोनेंट्स जो हैं जिन पे अभी भी टैरिफ है, वो अपने आप को एफिशिएंट बनाएंगे तो फायदा होगा, और कुछ जो ट्रेड बैरियर्स है जैसे क्वालिटी को लेकर है, उसमें हमें अपने सिस्टम्स को सुधारना होगा।
दाम कम होने के बाद भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, टैरिफ कम होने के बाद भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वहां के कानूनों को नहीं मान पा रहे हैं, बना पा रहे हैं उनके हिसाब से, तो दिक्कत हो जाएगी। हाउ इंडिया शुड टेक एडवांटेज, इसको हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। पहली बात, स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, मतलब अपग्रेड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वैल्यू एडिशन। कमोडिटी आप बेचोगे, बांग्लादेश भी बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, पाकिस्तान भी बेच रहा है, तो आप में ऐसी क्या बात है? जब तक आप उसकी क्वालिटी उनसे बेहतर नहीं दोगे और बेटर डिजाइन या टेक्नोलॉजी उसमें नहीं होगी, आपसे कोई क्यों खरीदेगा? आप भी नहीं खरीदोगे। एज ए कंज्यूमर, अगर मैं आपको चाइनीज माल, अमेरिकन माल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं का भी माल दूं, आप क्या देखोगे? रेट सही होना चाहिए और प्रोडक्ट सही होना चाहिए, तभी आप खरीदोगे। आप नेशनलिटी देख के नहीं खरीदोगे कि ये बांग्लादेश का है तो खरीद लेता हूं, चाहे वो चाइना से बेहतर है या नहीं है। आप नेशनलिटी नहीं देखते हो, आप क्वालिटी देखते हो, वैल्यू फॉर मनी देखते हो। हर कंज्यूमर यही करता है। हमें अपनी लॉजिस्टिक्स को सुधारना होगा और कंप्लायंस में एक्सपर्टाइज करनी होगी। कंप्लायंस में हम लोग कॉर्नर कटिंग करते हैं। बाजार में 15,000 रुपए में ISO 9000 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनियां हैं जो आपको ISO 9000 दे देंगी, 14,000 दे देंगी, 24,000 दे देंगी। ये सब बेचते हैं सर्टिफिकेट। आपकी खाना पूरी हो जाती है, आप कंप्लायंस कर लेते हो, कागजी कार्रवाई हो जाती है, माल जाके रिजेक्ट हो जाता है। और जो बायर आपसे एक बार डील करता है वो दोबारा डील नहीं करता कि यार ये आदमी रिलायबल नहीं है, और फिर हमारे लिए समस्याएं होती हैं। अब बताइए इसमें सरकार क्या कर लेगी? अगर आप ही अपनी फैक्ट्री में कॉर्नर कटिंग करोगे, मिलावट करोगे, क्वालिटी नहीं दे पाओगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो सब सजा ही दे सकती है ना, कि जो गड़बड़ करेगा उसको अंदर कर दो। इसके अलावा सरकार क्या करेगी? फैक्ट्री तो चलाएगी नहीं। ये भी हमें समझना होगा। इनक्यूबेट ग्लोबल ब्रांड, कुल मिला के अगर आपको लगता है कि दिक्कत है, आपको मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल ब्रांड हैं जो अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। आज चाइना में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, उनको ढूंढिए, उनसे बात करिए और उनको बोलिए कि हमारे साथ मिलकर काम करें, उससे भी रास्ता निकलेगा। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आदमी है हमारे पास, सक्षम लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, लिवरेज यूएस इंडिया टेक्निकल कोलैबोरेशन। डिफेंस में हम बात कर रहे हैं, अब डिफेंस में अमेरिका हमसे क्यों लेगा? वो अपनी कंपनियों को अपना माल हमें बेचना चाहेगा। लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके काम कर सकते हैं एंड अट्रैक्ट कैपिटल, इक्विपमेंट एंड नो हाउ। आप कोलैबोरेशन करिए अमेरिकन कंपनी से, कुछ माल अमेरिका जाएगा और कुछ माल अमेरिका और भारतीय कंपनियां मिलकर दुनिया के दूसरे देशों में बेचेंगी। यह रास्ता भी निकल सकता है। डाइवर्सिफाई एंड डीपन वैल्यू चेन, अभी हम क्या कर रहे हैं? वही हमारा एक प्रोडक्ट जो पिछले 30 साल से चल रहा है, उसी को चिपकाने की कोशिश करते हैं, या चाइना से लाए, असेंबल किया, दे दिया। ना तो हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं ढंग से, और ना हम अपनी वैल्यू चेन को डीप कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें इसका पूरा फायदा मिल नहीं रहा। मेक इंडिया एज ए सोर्सिंग हब, ये तभी होगा जब हम कॉस्ट और क्वालिटी दोनों कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट यू कैन नेगोशिएट, क्वालिटी कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। तो क्वालिटी इज ए नॉन नेगोशिएबल क्लॉज इन बिजनेस। दूसरा, पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वैल्यू चेन। आज आप, ट्रंप ने आपको मजबूर किया तो आपने नए बाजार ढूंढे, इससे फायदा हुआ, भारत को सीखने को मिला, लेकिन उस प्रक्रिया को रोकना नहीं है, उसको जारी रखना है। एंड देन प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जहां हमें लगता है कि भारत का नुकसान हो सकता है, खासकर किसानों में, रोजगार में, उनको हमें बचाना है और वो करना पड़ेगा। अगर आप टैरिफ के माध्यम से नहीं कर पाए तो और भी कई तरीके हैं, कर सकते हैं। और जो आज नॉन वेजिटेरियन मिल्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस ड्राफ्टिंग में मेरा भी योगदान था। मैं बात कर रहा हूं सन 2000-2002 के आसपास की। इस बात को आपको समझना होगा। Who should do what? अब यह है कि कौन क्या करे। अब सरकार का काम था एग्रीमेंट साइन करना, हमने कर दिया, लेकिन सरकार वहां तक रुक नहीं सकती। सरकार को अब यह करना होगा, जितना भी हिंदुस्तान से माल एक्सपोर्ट होता है और जहां जहां पे वो रिजेक्ट होता है, उन सब रिजेक्ट कंसाइनमेंट्स को ट्रैक किया जाए, उनकी कंपनियों को बुलाया जाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको समझाया जाए। अगर प्यार से नहीं मानते तो सरकार के पास और भी तरीके होते हैं। खराब माल हिंदुस्तान के बाहर ना जाए, ये इंश्योर कर दीजिए, लोगों का भरोसा उठने लगेगा।
भरोसा मतलब भारत के ऊपर बढ़ने लगेगा और देश की तरक्की होने लगेगी। इसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है कि जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उनकी ट्रैकिंग हो, जो प्रोविजंस हैं उनको तुरंत लंबा काम ना करके अगर कोई एक्सपोर्टर अप्लाई करता है उसकी तुरंत अप्रूवल्स हो, और जो टैरिफ के हैं उसके लिए रोड मैप और सेफगार्ड मेजर्स जो भी हैं वो भारत सरकार करे। जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बोर्ड्स हैं उनको फील्ड में उतारिए, वो सिर्फ बैठ के सब्सिडी बांटते हैं। उनको बोलिए फैक्ट्रियों में जाए, लोगों की ट्रेनिंग करें, फैसिलिटेशन का काम करें तो फायदा मिलेगा। उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, क्रेडिट सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वो दीजिए। और एमएसएमई में खासकर ध्यान रखिए, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कलेक्टिवली यूज हो सकता है ट्रांसपेरेंटली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, टेस्ट लैब्स, डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म, इन सबको आप डिजिटाइज करिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान में है वो है टेस्टिंग लेबोरेटरीज की क्रेडिबिलिटी। यहां फर्जी सर्टिफिकेट बहुत बनते हैं, इनकी सारी टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन कर दीजिए। अगर कोई कंसाइनमेंट गलत होता है उस टेस्ट रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या रिपोर्ट दी, और उसके सैंपल को रीटेस्ट किया जाए। ये सैंपल प्रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दें ताकि जैसे ही कंप्लेंट आए उस सैंपल की रीटेस्टिंग हो और जो कल्प्रिट हो उसके ऊपर कार्रवाई। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। मानसिकता बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अमेरिका की संस्थाओं के साथ आप पार्टनरशिप करिए, वहां की यूनिवर्सिटीज को लाइए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लाइए, उनको कहिए भारत में आके ट्रेनिंग करें। चाइना ने यही किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाइना मॉडल को समझिए। चाइना ने बहुत लॉजिकली काम किया था, तभी आज वो वहां है। हम कितना भी शोर मचा लें कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में है, इससे कुछ नहीं होगा। चाइना ने काम अच्छा किया, उसका फायदा मिला। हमें अपने R&D पे फोकस करना होगा। कॉलम उसी कंपनियों को एनकरेज करिए जो R&D करती। सरकार एक रूल बना ले, मंत्री इस बात का रूल बना ले कि जो कंपनी R&D करती है हम उसको हर काम में प्रायोरिटी दें, और जो नहीं करती आप उनको वेटिंग लिस्ट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप लोगों की मानसिकता बदलने लगेगी और रिजल्ट आने लगेगी। जो हमारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो आज क्लब बन के रह गए। मीटिंग करो, सेमिनार करो, खाना खाओ, घर आ जाओ, अगले दिन पूछो यार कल क्या चर्चा हुई थी, उसके नोट्स कहाँ हैं, वहां क्या एक्शन प्लान डिस्कस हुआ, मैंने तो नहीं देखा। आज पहले तो कम से कम एक बैकग्राउंड पेपर सर्कुलेट होता था, अब तो वो भी नहीं होता है। तब तो आप खाली हाथ जाइए, वहां सुनिए, गप्पे मारिए, दोस्ती करिए, नेटवर्किंग करिए, खाना खाइए, घर आ जाइए। वो क्लब है, वहां पे अब सीरियस डिस्कशन नहीं होते। और एसोसिएशंस को स्पॉन्सरशिप चाहिए, इसलिए वो लगातार इवेंट करते हैं, नहीं तो एसोसिएशन का खर्चा कहां से निकलेगा। इसलिए उनको स्पॉन्सर्स चाहिए, और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवानी होती है, तो मंत्री जी मॉडल के रूप में पहुंचते हैं, और बाकी जनता क्या करती है वो आपके सामने है। शेयर कंप्लायंस बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेटा ऑन टैरिफ कैन कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट ऑन ट्रेड मिशंस एंड बायर्स मीट। जो भारत की एम्बेसीज हैं उनको भी काम पे लगाना होगा, जैसे यूरोपियन एम्बेसीज करती है। वहां एम्बेसीज को टारगेट दिया जाता है कि आपकी एम्बेसी को इस बार इतना व्यापार करके देना है, इतने एग्रीमेंट, इतने पेटेंट, इतने जो भी काम है उनके लिए टारगेट्स हैं। क्या भारत की एम्बेसीज के लिए है? नहीं है, तो वो करना होगा। इंडिविजुअल फोकस जो रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट रेडी फोकस। आपने अगर भारत सरकार से कोई भी सहायता ली है, आप ये बताइए एक्सपोर्ट कितना की। अगर आपने सहायता ली और एक्सपोर्ट नहीं किया तो अगली बार आपको सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देश का पैसा ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा। प्रोडक्ट अपग्रेडिंग, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए, खासकर यूएस स्टैंडर्ड, जिस बाजार में बेच रहे हैं। हमने यूरोप के साथ साइन किया FTA, जापान से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, ओमान से किया, दुबई से किया, अब अमेरिका से किया। इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। क्या हमारी कंपनियों को पता? इसके लिए भी काम की जरूरत है। एंड पार्टनरिंग, ज्वाइंट वेंचर करना स्टेप 1 होता है, ताकि जो कमियां आप में हैं आपका पार्टनर वो आपको हेल्प कर दे। और जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी हमें मोटिवेट करना होगा कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिमांड आती है उसको प्रायोरिटी दें। अपने आप जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी समझने लगेगा कि जो प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको कैसे इवेल्युएट करना है। अब सक्सेस मेजर क्या होगा? हमने सब तो कर लिया। पहला, ग्रोथ इन इंडिया एंड यूएस एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है, आपने कितना एक्सपोर्ट बढ़ाया?
पहला पैरामीटर ये होगा हर कंपनी के लिए और हर इंडस्ट्री बॉडी के लिए कि आप बताइए आपके मेंबर्स ने कितना एक्सपोर्ट बढ़ाया, इस बात को देखना होगा। मार्केट शेयर वर्सेस कॉम्पिटिटर, आज हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर कितना है, वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना का कितना है? क्या उसकी बेंचमार्किंग नहीं होनी चाहिए कि पिछले साल हमारा 1% था, क्या इस बार हमने मार्केट शेयर 1.5% किया, 2 किया, 3 किया? अगर नहीं किया तो इसका मतलब हम बाजार में घुस नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इससे पता लगेगा कि क्या भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर लोगों को भरोसा है या नहीं है। ये सरकार को भी सचेत करेगा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, किस सेक्टर में होना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पॉलिसीज में प्रॉब्लम है। सरकार को उसको तुरंत रेक्टिफाई करना है अगर फायदा उठाना है। जॉब क्रिएशन इन एक्सपोर्ट सेक्टर, मैन पावर की हर लेवल पे शॉर्टेज है। भारत सरकार कुछ भी बोले कि हमारे यहाँ स्किल मंत्रालय है, वो सब कागजी कार्रवाई है। हकीकत यह है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, ह्यूमन कैपिटल एक्यूट शॉर्टेज में है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सपोर्ट क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सरकार ने एग्रीमेंट साइन करके जो टैरिफ्स हैं उनको तो कम कर दिया, बैरियर कम कर दिए, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम प्राइवेट सेक्टर का है, कॉर्पोरेट का है। इसका मतलब उनको अपने यहाँ प्रोडक्ट को अपग्रेड करना होगा, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना होगा, सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाना होगा और इंटीग्रेशन विद सप्लाई चेन, सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बनानी, सप्लाई चेन बिल्ड करनी है। ये काम तो प्राइवेट सेक्टर का है। हाँ, सरकार के कानून सहायता कर सकते हैं और जहां जहां पे दिक्कतें आ रही हैं अगर उसको प्रधानमंत्री कार्यालय मॉनिटर करे और टाइम बाउंड मैनर में उनको रेक्टिफाई करे तो इस डील का फायदा भारत को मिल सकता है। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, जितने हमने एफटीए साइन किए हैं सबको फायदा होगा। भारत के सेक्टर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ अमेरिका नहीं, हर देश में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे अगर फंडामेंटल फाउंडेशन सही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, और क्या करना चाहिए ताकि भारत जो लगातार एफटीए साइन कर रहा है उसका फायदा उठा सके? क्योंकि अभी तक जहां जहां हमने एफटीए साइन किए हमारा घाटा बढ़ा है, हमें उसका फायदा नहीं मिला। तो क्या हम अपनी सोच बदलेंगे और कहां से शुरुआत करनी चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम इस पूरे चर्चा को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें और इस पे मंथन कर सकें। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।